मुझे छोड़ दीजिए पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तू रही तो तू मेरे बेटे की जिंदगी से कभी बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए अब तुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर गणेश अपने हाथों में रखा भभूत जैसे ही तारा के ऊपर फेंकता है, तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और तारा एक कुत्ते के रूप में बदल जाती है। कुछ समय पहले सुबह का वक्त है। वहीं घर के एक कमरे में तारा दुल्हन के कपड़ों में आईने में खुद को देखकर घबरा रही थी। क्या हो गया तारा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सुधा, मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। कहीं शादी के बाद जतिन जी मुझे प्रेम नहीं करेंगे तो? चिंता मत कर, अरे सुना है जतिन बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत प्रेम करेगा। फिर तारा उठ जाती है और अपने चेहरे पर घूंघट करके बाहर आ जाती है। कुछ ही देर में जतिन और तारा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जतिन तारा को लेकर अपने घर आ जाता है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन गणेश परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति विनायक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। गणेश भाई, मैंने सुना है आपका एक कुंवारा जवान बेटा है। मैं उसकी शादी एक अच्छी लड़की से करवा दूंगा। उस लड़की का नाम सिया है, जो कि बहुत ही सुशील और सुंदर है। अरे, लगता है इसे पता नहीं है कि मेरा बेटा शादीशुदा है। चलो, अच्छा मौका है, हाँ भर देता हूँ। हाँ क्यों नहीं विनायक भाई, ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की अब शादी की उम्र हो गई है। ठीक है, तो कुछ समय का वक्त देता हूँ। उसके बाद आने वाली पूर्णिमा के दिन आप चलना मेरे साथ। मैं वह लड़की आपको जरूर दिखाऊंगा। वह हमारे पड़ोस गांव के सेठ की बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है। विनायक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब बस मुझे अपनी बहू को रास्ते से हटाना ही होगा, तभी मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा सकता हूँ। भले ही उसने अपनी पसंद से तारा से शादी कर ली, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर गणेश परेशान होकर घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ पिताजी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बहू, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी शादी को कुछ समय हो गया है, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बाबा का आशीर्वाद तुम्हें दिला दूं। वो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। लोग मानते हैं कि उनका आशीर्वाद देने से पति की उम्र बढ़ जाती है। क्यों नहीं पिताजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर गणेश तारा को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। ये क्या पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो मैं आज से पहले कभी नहीं आई। बहू, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। मुझे बहुत प्यास लग गई है। तुम यहीं बैठी रहना, ठीक है? कहीं जाना नहीं। ठीक है। फिर तारा वहीं बैठ जाती है और गणेश वहाँ से चोरी चुपके घनी झाड़ियों से निकल जाता है। इस बेवकूफ को पता ही नहीं कि मैंने अपने गांव के सबसे खतरनाक जंगल में इसे अकेला छोड़ दिया है। यहाँ इतने सारे जंगली जानवर हैं कि यह सही सलामत अब मेरे घर कभी नहीं आ सकती। मेरे बेटे का पीछा छूट गया। गणेश मुस्कुराते हुए अपने घर को चला जाता है और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। ये क्या, पिताजी कहाँ चले गए? अभी तक वापस आए क्यों नहीं?
मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैं कौन से रास्ते से आई थी। तारा परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जतिन आता है। जतिन तारा को कहीं नहीं देखता। तारा मुझे बिना बताए ऐसे कहीं बाहर नहीं जाती। वह गई कहाँ? मुझे बाहर जाकर देखना होगा। वह अकेली पता नहीं कहाँ चली गई। फिर जतिन वहाँ से निकल पड़ता है और सब जगह तारा को ढूंढते हुए जा रहा होता है। तारा, 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 तुम कहाँ हो? तारा, सामने आओ तारा। वहीं दूसरी तरफ तारा ये आवाज सुन लेती है। क्या? ये तो जतिन जी की आवाज है और ये तो इस दिशा से आ रही है। मुझे इसी दिशा में जाना होगा। फिर तारा उस दिशा की तरफ चली जाती है और जतिन को देखते ही भागकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह क्या तारा, तुम मुझे बिना बताए यहाँ कैसे आ गई? अगर मैंने पिताजी का नाम बोला कि उनके साथ आकर मैं यहाँ खो गई तो ये पिताजी पर गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं जी, वे तो बस मैं गांव की औरतों के साथ पानी लेने आई थी, पर उतने में ही मैं रास्ता भटककर इधर चली आई। ठीक है, चलो अब घर चलो। आइंदा ऐसे बिना बताए बाहर मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। फिर जतिन तारा को लेकर घर आ जाता है। जैसे ही गणेश तारा को देखता है, हैरान रह जाता है। यह क्या? मुझे लगा मैंने इससे अपने बेटे का पीछा छुड़वा लिया, लेकिन मेरे बेटे ने तो इसे फिर से मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है और अगली सुबह होती है। गणेश तारा को लेकर घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में ले आता है। ये क्या पिताजी, आप मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हो? लो तांत्रिक महाराज, मैं अपनी बहू को ले आया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, अब इसे एक कुत्ते के रूप में बदल दो, ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि यह एक कुत्ते के रूप में है। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और भभूत लेकर जैसे ही तारा के ऊपर फेंकता है, तभी तेज रोशनी फैलती है और तारा एक कुत्ते के रूप में बदल जाती है। नहीं नहीं, मुझे इंसान बना दो। इसे ले जाओ और वहीं कैद कर दो जहां हम बाकियों को रखते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फिर गणेश तारा को गुफा में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जतिन परेशान हो जाता है। यह क्या? आज तारा फिर बिना बताए घर से बाहर चली गई। मैंने उसे इतना समझाया था कि मुझे बिना बताए घर से बाहर ना जाए। अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं? तभी जतिन घर से निकल पड़ता है और सब जगह जाकर तारा को ढूंढता है, पर उसे तारा कहीं नहीं मिलती। तभी गणेश रोती हुई शक्ल लेकर जतिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ पिताजी? आपकी आंखों में आंसू क्यों झलक रहे हैं? बेटा बेटा बेटा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैंने तारा बहू को किसी गैर मर्द के साथ देखा। वो भाग गई किसी के साथ। वो भाग गई जतिन, वो भाग गई। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तारा ऐसी नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरा यकीन करो बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहू को ढूंढने के लिए सब कुछ करूँगा। जो भी मेरी बहू को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। तभी इतने में गांव वाला रघु आ जाता है। क्या सच में गणेश भाई?
अगर आपकी बहू को ढूंढकर मैं ले आऊं तो आप मुझे 100 सोने के सिक्के देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वो मेरे घर की इज्जत है और मेरे बेटे की खुशी है। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। 100 सोने के सिक्के कौन सी बड़ी चीज है। अरे देख जतिन, तेरे पिता तुझसे कितना प्रेम करते हैं। तेरी पत्नी को ढूंढने के लिए 100 सोने के सिक्के देने के लिए भी तैयार हैं। ये सच कह रहा है। मेरे पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आखिर वो मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए 100 सोने के सिक्के भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं, पर कहीं से भी तारा का कोई पता नहीं चलता। देख बेटा, अब तो 4 महीने बीत गए। पूरे गांव वालों ने तारा को सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। अब तू मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी किया तो क्या हुआ, भाग गई ना किसी और के साथ। ठीक है पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मुझे आपके पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। मैं आने वाली चतुर्दशी को शादी करने को तैयार हूँ। ऐसे ही चतुर्दशी का दिन आ जाता है। शादी की धूमधाम से तैयारी होती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा से जैसे तैसे करके तारा बाहर आ जाती है। मुझे किसी भी तरह जतिन जी के पास पहुंचना होगा। तारा परेशान होकर वहाँ से निकलती है। जैसे ही घर आती है, जतिन और सिया की शादी संपन्न हो जाती है। ये देखते ही तारा की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। ये क्या, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे पति की मेरी आंखों के सामने किसी और से शादी कैसे हो सकती है। तारा जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी इतने में गणेश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चली जा यहाँ से, वरना तुझे पकड़कर वहीं ले जाकर बंद कर दूंगा जहाँ बंद किया था। तारा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अच्छा, तो तू रो रही है। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तुझे तेरे पति के पास ले चलता हूँ। अगर उसने तुझे पहचान लिया तो ठीक, वरना तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी गणेश तारा को जतिन के पास ले जाता है, जहाँ जतिन सिया से मुस्कुराते हुए बात कर रहा होता है। ये दृश्य देखते ही तारा टूट जाती है और खूब फूट फूट कर रोने लगती है और वहाँ से जंगल की तरफ दौड़ते हुए चली जाती है। बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने पति के रूप में पाने वाली। अरे मेरा बेटा तो मेरी पसंद की ही लड़की से शादी करेगा। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे बेटे के जिंदगी में। फिर गणेश मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तारा घने जंगलों के बीच चली जाती है और उस दिन से हर आने जाने वाले राहगीर पर वो बुरी तरह से भौंकने लगती है। तभी एक दिन जतिन भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। अरे कितना भौंकते हो, कभी सोच भी लिया करो, अगर तुम राह चलते लोगों पर इतना भौंकोगे तो वो तुमको बुरी चीज समझने लगेंगे। हमारे यहाँ के कुत्ते लोगों के दोस्त होते हैं और तुम दुश्मन बने बैठे हो। कुत्ता चुप हो जाता है। जतिन ये बोलकर घर की ओर चल पड़ता है। इस जगह पर बच्चे खेलने आते थे। जब से इस कुत्ते ने यहाँ पड़ाव डाला है, तब से बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है। तभी जतिन मुड़कर देखता है तो पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है। अरे ये कुत्ता तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जतिन भागने लगता है और पास वाला एक डंडा लेकर, ए कुत्ते, हट हट यहाँ से,
वरना ये डंडा देख रहा है ना, इससे अच्छे से तेरी सुताई हो जाएगी। लेकिन तारा नहीं सुनती और उसका पीछा करने लगती है। जतिन परेशान होकर जैसे तैसे भागते हुए अपने घर आ जाता है। बाल बाल बच गया। वह कुत्ता तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। फिर जतिन परेशान होकर सो जाता है। और जैसे ही रात बीतती है, सुबह उठता है तो तारा भी पास ही सो रही है। अरे ये कुत्ता मेरे घर में घुस आया और ये यहीं सो रहा है। जा जा यहाँ से। पर तारा की आंखों से आंसू गिरते हैं। लगता है इसका कोई अपना इससे दूर हो गया है, इसी वजह से यह मुझसे दूर नहीं जाना चाहता। चल कोई बात नहीं दोस्त, आज से तुम मेरे साथ ही इसी घर में रहना। तभी जतिन मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक सुबह होते ही जैसे ही जतिन की आंखें खुलती हैं, तारा कहीं नहीं रहती। यह क्या? यह कुत्ता कहाँ चला गया? मुझे जाकर देखना होगा। फिर जतिन उठता है और सब जगह ढूंढता है, पर उसे तारा कहीं नहीं मिलती। एक बार नदी की तट पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है उसे प्यास लगा हो और वह वहाँ पानी पीने गया हो। फिर वो नदी के तट पर जाता है, जहाँ तारा एक घर की ओर देखकर रो रही होती है। अरे यह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? एक घर को देखकर यह इतना क्यों रो रहा है? फिर जतिन तारा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे दोस्त, क्या हो गया? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? और आखिर तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? लेकिन तारा की आंखों से आंसू गिरते हैं, वो कुछ नहीं कहती। चलो ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना तो मेरे साथ घर चलो। फिर जतिन तारा को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ तो विचित्र है इस कुत्ते में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कुत्ता इतना रोता क्यों है। जतिन जैसे ही घर आता है, तभी सावित्री कहती है, ये क्या बेटा, तुम इस कुत्ते को लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मुझे ये कुत्ता बस रास्ते में मिला था और ये बहुत रो रहा था तो मैं इसे घर ले आया। बेटा, इस कुत्ते को जितना जल्दी हो सके अपने घर से हटा देना। तभी जतिन कुछ नहीं कहता और तारा को लेकर घर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। और आधी रात होते ही सावित्री घने जंगलों से होते हुए एक तांत्रिक की झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां गणेश बैठा होता है। मैंने कितनी बार कहा है आपको, इस तांत्रिक की झोपड़ी में मत आया करिए। यह क्या सावित्री, तू इस वक्त यहाँ? तू सोई क्यों नहीं? क्या आपने उसको कुत्ता बना दिया था? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसे अब मेरा बेटा ले आया है। क्या जतिन उसे वापस घर ले आया? उसे जल्द से जल्द रास्ते से खत्म करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तभी तारा पीछा करते हुए छुप के ये सब देख रही थी। माँ भी शामिल थी, पर क्यों? तभी उससे टकराकर कुछ गिर जाता है। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। चलो देखते हैं कौन है वहाँ। दोनों बाहर आते हैं। तभी तारा वहाँ से भागती हुई दिखाई पड़ती है। इसके घर पर पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। ये तो जान गई, जतिन ही अभी ठीक कर सकता है। तारा भागने लगती है। तभी सावित्री भी जंगल के रास्ते से उससे पहले घर पहुंच जाती है। जतिन जाग जाता है।
यह क्या माँ, तुम इस वक्त? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता जिस कुत्ते को लेकर तू घर में सो रहा था ना, अरे वो कुत्ता शिकारी है और गांव के बाहर कई लोगों के उसने ऐसे हालात कर दिए हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। एक तो इसकी वजह से परलोक से धार गया। तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या वो एक शिकारी कुत्ता है? तो उसे तो मैं अपने घर में कभी नहीं रखूंगा माँ। और मैं आपकी बात पर यकीन क्यों नहीं करूंगा? उसे मैं अभी घर से बाहर निकाल देता हूँ। जतिन इतना कह रहा होता है कि वहीं दरवाजे पर खड़ी तारा ये बात सुन लेती है और बिना कुछ कहे वहां से घने जंगलों में चली जाती है। तभी जतिन जैसे ही घर के बाहर आता है तो वहां कोई नहीं होता। यह क्या? यही तो मैं उस कुत्ते को रखता था, वह कहाँ गया? वो परेशान हो जाता है कि तभी घनी झाड़ियों के पीछे जाती हुई तारा उसे दिखाई पड़ जाती है। चलो अच्छा है वह खुद ही चला गया, वरना वैसे भी मैं उसे धक्के मार कर निकाल देता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। यह मुझे क्या हो गया है? जब से वह कुत्ता गया है मुझे एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ना जाने उस शिकारी कुत्ते ने कितनों के साथ गलत किया होगा और कितनों के साथ गलत करेगा। मुझे उसे मिटाना ही होगा। अब मैं देखो क्या करता हूँ। जतिन एक डंडा लेकर वहां से निकल पड़ता है और सब जगह तारा को ढूंढने लगता है। तभी इतने में तारा उसके पैरों पर आकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जतिन के हाथों से डंडा छूटकर गिर जाता है। जिसकी आंखों में आंसू हो वह किसी का खून नहीं कर सकता। तभी जतिन तारा को लेकर घने जंगलों से होते हुए एक ज्ञानी बाबा की कुटिया में पहुंचता है। बाबा, मुझे इसका सारा सच जानना है। आखिर ये जानवर होकर इसके आंखों में इतनी तकलीफ क्यों है? कोई तो बात है जो यह बेजुबान होकर बता नहीं पा रहा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके लिए तुम्हें अपने माँ के पास जाना होगा। वहीं तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। क्या मेरी माँ के पास इसका जवाब? लेकिन आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी माँ से इसके बारे में सारे सवालों की जवाब पाकर ही रहूंगा। फिर जतिन तारा को लेकर वापस अपनी माँ के पास आता है। सावित्री उस कुत्ते को देखकर घबरा जाती है। बेटा, ये तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यह कोई शिकारी कुत्ता नहीं है माँ। आखिर आपने इसके बारे में ऐसा झूठ क्यों कहा? आखिर इसका क्या सच है? मैं सारा सच जानना चाहता हूँ माँ, बताइए मुझे। हाँ, मैं जानती थी पर तुम्हें सच नहीं बताया। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ ये क्या कह रही है? इसका मतलब माँ इस कुत्ते के बारे में पूरा सच जानती है। बेटा, मैं तुम्हारे पिता के सामने कुछ नहीं कर पाई। उनके लालच ने मेरा मुंह बंद कर दिया। तुम्हारे पिता ने ही इसे ये रूप दिया है। ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी तारा है। सावित्री रोते हुए वहां से चली जाती है। तारा, तुम चिंता मत करो। मैं अपने पिताजी की गलती का पश्चाताप तुम्हें नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। फिर वो उसे लेकर ज्ञानी बाबा के पास जाता है। बाबा, मुझे सब सच पता चल गया है। अब बस मुझे अपनी पत्नी को ठीक करना है। आप बताइए, मैं अपनी पत्नी को कैसे ठीक कर सकता हूँ? तुम्हें इसके लिए अपने आयु में से कुछ वर्ष दान करने पड़ेंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं बाबा। मेरे पिताजी ने मेरी पत्नी के साथ गलत किया। मैं तो उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। अपनी आयु देना कौन सी बड़ी बात है। ये लो, इस फूल को अपने हृदय से लगाओ और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दिखाओ। तभी इस फूल की शक्ति जगेगी
और तुम्हारी पत्नी इस कुत्ते के रूप से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी और एक इंसान के रूप में बदल जाएगी। फिर जतिन उस फूल को लेकर अपने हृदय से लगाता है और अपनी पत्नी को याद करता है। तभी तेज रोशनी के साथ अचानक तारा इंसानी रूप में आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना तारा? मैं इंसान बन गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो तारा, मेरे साथ चलो। पिताजी ने जो तुम्हारे साथ किया है, मैं उसकी सजा उन्हें जरूर दूंगा। मैं नहीं जा सकती। आप शादीशुदा हो और मैं अपनी वजह से एक और घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपना बाकी जीवन गरीब दुखियों की मदद में बिता दूंगी जी। पर आप अब बस सिया को खुश रखिए, क्योंकि उसे ये सब नहीं पता और उसने आपसे शादी की है। अब वह आपकी पत्नी है, वह आपकी जिम्मेदारी है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और पुत्री, आज से तुम मेरे पास रहकर अपना बाकी जीवन गरीबों की सेवा में बिताना। जी महाराज। तभी जतिन आंखों में आंसू लिए वापस घर आता है तो गणेश सामने खड़ा मिलता है। क्या हुआ बेटा? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। सब ठीक तो है ना? मुझे आपका सारा सच पता चल गया है पिताजी। आपने मेरी पत्नी के साथ क्या किया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे आपका चेहरा नहीं देखना। पर बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए ही किया। पिताजी, आप जैसे पिता होने से अच्छा तो मैं अनाथ ही होता। मुझे आपका चेहरा नहीं देखना। जतिन आंखों में आंसू लिए सिया का हाथ पकड़ लेता है और घर छोड़कर चला जाता है। तभी वहीं बैठकर गणेश फूट फूट कर रोने लगता है। यह मैंने क्या कर दिया। अपनी इच्छा और स्वाभिमान को पूरा करने के कारण मैंने अपने बेटे को खो दिया। अब मुझे सब छोड़कर चले गए। अब मैं अकेला रह गया। अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा। और वहीं जतिन सिया के साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करता है।